Assalamu alaikum. Welcome to my new class. In this class, we are going to discuss about the echoing green poem question and answers with full detail. इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं उसको समझा सकें और इजी और आसान तरीके से आपको बता सकें कि किस तरह उसको सॉल्व करने हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलिए ताकि आप हासिल करें हर एक वीडियो मेरी तरफ से फ्री में। लेट्स स्टार्ट करते हैं। ए सेक्शन इसका है अंडरस्टैंडिंग द पोएम। व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? कौन सा टाइम था जब वो जो नज्म लिखा गया है उसमें जो पहला स्टेंजा इस्तेमाल हुआ है उस वक्त क्या टाइम था? तो उसमें आपने देखा कि उसमें सन इज अराइजिंग यानी सूरज तुलू हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द सन इज अराइजिंग, सन इज राइजिंग, सो इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग। जो पहला स्टेंजा है वो हमें शो करता है कि वो क्या है, सुबह है। विच वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा क्रिएट चेयरफुल? वो कौन से अल्फाज हैं जो कि चेयरफुल मूड जो है बनाता है स्टेंजाज में? कौन से स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा में कौन से अल्फाज हैं वो? तो वो कौन से अल्फाज हैं? वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा विच क्रिएट ए चेयरफुल मूड आर कौन से हैं वो? हैप्पी है, मैरी है, वेलकम है, सिंग सिंग है एंड चेयरफुल। तो ये अल्फाज जो हैं वो हमें चेयरफुल मूड दिखाता है। एंड द सेकंड स्टेंजा, व्हाट आर द ओल्डर पीपल डूइंग? दूसरे जो स्टेंजा में कि जो बूढ़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? एंड व्हाट डज इट मेक देम रिमेंबर? और उनको वो क्या याद दिलाता है? आंसर इसका है इन द सेकंड स्टेंजा द ओल्डर पीपल आर लाफिंग एट द चिल्ड्रन। वो क्या है, ओल्डर पीपल जो बुजुर्ग लोग हैं वो बच्चों पर हंसते हैं। इट्स मेक देम रिमेंबर व्हेन दे यूज्ड टू प्ले हैप्पीली ऑन द ग्रीन व्हेन दे वर यंग। तो उनको उनकी बचपन याद दिलाता है। सो इट रिमाइंड्स देम ऑफ देयर यूथ व्हेन दे एंजॉयड देमसेल्फ एट द इकोइंग ग्रीन। तो वो उसको इस तरह याद दिलाता है कि जब वो बचपन में खुद इस तरह सरसब्ज ये जो ग्रीनरियों पर वो खुद खेलते थे। इन द फाइनल स्टेंजा व्हाट टाइम ऑफ द डे इज इट? फाइनल जो स्टेंजा है उसमें यानी जो पोएम का आखिरी स्टेंजा है उसमें क्या टाइम है या दिन का कौन सा टाइम है? जिस तरह पहले स्टेंजा में तो सुबह का टाइम था, तो लास्ट स्टेंजा में क्या है, वो शाम को जो सूरज है वो गुरूब हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये शाम का टाइम है और बच्चे अपने घरों में चले जाते हैं। इन द फाइनल स्टेंजा द सन इज गोइंग डाउन, सो इट इज द इवनिंग। तो ये इवनिंग का टाइम है। एंड द फाइनल स्टेंजा व्हाट हैपेंस टू द चिल्ड्रन? आखिरी स्टेंजा में क्या हो जाता है बच्चों को? तो क्या होता है? इन द फाइनल स्टेंजा द चिल्ड्रन आर टायर्ड। तो आखिरी स्टेंजा में ये हमें दिखाता है कि शायर लिखता है कि जो बच्चे हैं वो थक जाते हैं एंड रेडी फॉर रेस्ट। और वो क्या है, वो आराम के लिए वो रेडी हो जाते हैं। सो दे सेट विद देयर मदर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। तो वो क्या है, अपने माँओं के पास चले जाता है, बैठ जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और वो खेलना छोड़ देते हैं। In the final stanza, the poet creates an interesting image by comparing the mother and her children to a type of animals. वो कौन से एनिमल्स के टाइप हैं? व्हाट एनिमल्स आर दे कंपेयर टू? वो कौन से एनिमल को उनका मुकाबला किया जाता है यानी उनका मवाजना किया जाता है। व्हाट आर दे डूइंग? और वो क्या करते हैं? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग दिस कंपैरिजन? और इसका इफेक्ट क्या है? तो यह है इन द लास्ट पैराग्राफ। उसमें क्या कहते हैं, लास्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं? द पोएट कंपेयर्स ए मदर एंड हर चाइल्ड टू ए बर्ड। तो वो शायर जो है आखिरी स्टेंजा में माँ और बच्चे का मुवाजना एक परिंदे के साथ करता है। एंड इट्स यंग वन। तो वो क्या है, जब वो बच्चा होता है या जब वो जवान होता है। जस्ट एज यंग बर्ड्स। ऐसी तरह जिस तरह यंग परिंदे होते हैं, जवान परिंदे होते हैं, वांट टू रिटर्न टू देयर नीस्ट। जब वो अपने घोंसलों में जाते हैं एट द एंड ऑफ अ टायरिंग डे। और दिन की थकावट के बाद यानी
पूरे दिन के बाद जब वो थक जाते हैं तो वो अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि अपने घोंसलों में पहुँच जाएँ। चिल्ड्रन आर आल्सो वांट टू रिटर्न होम। तो इसी तरह बच्चे भी जब वो दिन को थक जाते हैं तो वो अपने घरों में चले जाते हैं और अपने वालिदैन के पास पहुँचते हैं। टू देयर बेड्स एंड देयर पेरेंट्स। तो वो अपने बेड्स में और अपने वालिदैन के पास पहुँचते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ एनिमल्स मेंशन इन द पोएम। तो इसमें कौन-कौन से एनिमल मेंशन हुए हैं? 2 एनिमल्स मेंशन हुए हैं। बर्ड्स जो है वो 2 है, स्काई लॉर्ड है और एक थ्रस्ट है। The other question is H है, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स मेंशन इन द पोएम। कि आप एक लिस्ट बनाएं कि कौन-कौन से साउंड्स इस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं। व्हिच स्टैन्ज़ा डज़ नॉट हैव एनी साउंड मेंशन्ड इन इट। और कौन सा वो स्टैन्ज़ा है जिसमें कोई भी साउंड्स इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ए लिस्ट ऑफ साउंड्स मेंशन्ड इन द पोएम। तो उसमें क्या है? बेल्स रिंग्स, बेल रिंगिंग, bird song, laughter, voices of the old folk, the echoing green. No sound are mentioned in the final stanza। और आखिरी stanza में कोई भी sound mention नहीं है। What do you notice about the last line of each stanza? Say how they are similar and how they are different। ठीक है। What do you notice? तो आपने क्या नोटिस किया about the last line? आखिरी लाइन पर of each stanza। आखिरी जो स्टेंजा के हर एक आखिरी लाइन पे आपने क्या नोटिस किया है? Say how they are similar and how they are different। तो किस तरह वो एक सिमिलर है और किस तरह वो मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। The last line of each stanza refers to the echoing green। हाँ? आखिरी स्टेंजा जो है वो echoing green की तरफ इशारा करता है। and so they are similar। तो इस हवाले से वो क्या है? एक जैसे हैं। एक जैसे echoing green उसमें इस्तेमाल हुआ है तो एक जैसे हैं। They are different। तो वो मुख्तलिफ इस वजह से हैं as they refer to varying time of points and one's life from youth to old age। तो पहले स्टेंजा में क्या है? वो जवानी को बयान करते हैं, यानी तुलूह को बयान करता है, दिन की आगाज का शुमा करता है। जो कि इंसान बच्चा होता है तो वो जवानी शुरू हो जाती है और आखिरी स्टेंजा में वो इवनिंग को शुमार करता है, यानी जो जिंदगी का इख्तिताम है उसको वो शो करता है। हाउ डज द डिफरेंस इन द लास्ट लाइन्स अफेक्ट द मूड ऑफ द एंड ऑफ द पोएम। ठीक है। तो इसका नाम है द डिफरेंस इन द लास्ट लाइन्स मेक द मूड ऑफ द पोएम somber at the end। when the poem begins there is a note of hope and opening while the last lines lead to a sense of closure and the ending। एंड एंड एंडिंग। तो वो क्या है कि इसमें भी जिंदगी का आगाज और एख्तिताम, या जिस तरह दिन का शुरू और दिन का एख्तिताम, इसी तरह जो भी चीज का आगाज होता है उसका एख्तिताम होता है। तो वो उसमें शायर हमें वो दिखाता है कि हर जवानी के बाद बुढ़ापा है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास है बी सेक्शन है वर्किंग विथ वर्ड्स। तो इसमें क्वेश्चंस 1 एंड 2 है। तो दोनों क्वेश्चंस जो है वो एक में आपने उसके मीनिंग्स लिखने हैं और एक में आपने उसको अल्फाबेटिक पे शो करना है। तो मैंने इसलिए दोनों को इकट्ठा लिखा है ताकि आपको आसान है। तो मैंने अल्फाबेटिक लेवल पे लिखा है। मैंने इसको जब सबसे पहले डोडल डोडल लिखा है, यानी स्लोली आर वेस्टिंग टाइम, यानी आहिस्ता बढ़ना या काहिली दिखाना। तो इसका मीनिंग बनता है। नेक्स्ट है हबल। हबल का मतलब है टू वॉक विद डिफिकल्टी स्पेशली बिकॉज वन स्पीड आर लेग्स हार्ड, यानी मुश्किल से चलना, खास तौर पर उस वक्त जब इंसान का जो लेग्स वगैरह हैं यानी टांगे वगैरह है वो तकलीफ में हो। आगे हमारे पास है लिम्प। लिम्प का मतलब है लेकिंग स्ट्रेंथ और एनर्जी, बेजान यानी ताकत का ना होना। हाँ? इसको लिम्प कहते हैं।
मार्च मार्च इस तरह कहते हैं कि मार्च परेड किया जाता है, मार्च परेड, वो परेड वाले मार्च उसी से निकला है। तो इन ए मिलिट्री मैनर स्मार्टली, यानी मार्च पास किया जाता है। ये जिस तरह भी कोई भी फंक्शन है, मार्च पास, तो वो मार्च उसी का यहाँ पे उसकी बयान करते हैं कि इन ए मिलिट्री मैनर, एक तरतीब से चलने वाला जो मार्च होता है उसको मार्च पास कहते हैं। आगे हमारे पास है पेस। पेस विथ स्लो और रेगुलर स्टेप्स एज इफ एक्सरसाइजिंग, विथ स्लो और रेगुलर स्टेप, आहिस्ता या रेगुलर चहलकदमी करना, स्टेप्स करना, एज इफ एक्सरसाइजिंग, या वो एक एक्सरसाइज जो करते हैं इस तरह के तरीके से। आगे हमारे पास है, नेक्स्ट मैंने इसको किया है प्लॉट। प्लॉट का मतलब है स्लोली एंड लेबोरसली, यानी सख्ती से, तकलीफ देह तरीके से, ठीक है, स्लोली आहिस्ता जाना, तकलीफ देह तरीके से। आगे है रेम्बल। रेम्बल का मतलब है अक्रॉस द कंट्री साइड फॉर फ्लाइशर्स, फिरना, घूमना फिरना तफरीह के लिए, तफरीही दौरा या तफरीह के लिए घूमना। आगे हमारे पास है रोम। रोम के मतलब है बेमकसद घूमना, विदाउट पर्पस, विदाउट पर्पस आगे आपने घूमना फिरना, उसको कहते हैं रोम। आगे है हमारे पास है शुपल। शिपल, शिपल का मतलब है ड्रैगिंग वंस फीट, ये एक मुहावरा है। शिपल, शिपल का मतलब है टांगे खींचना, भाई क्यों हमारी टांगे खींच रहे हो, हाँ? तो ये एक मुहावरा है, टांगे खींचना, यानी खुद डूब रहे हो, दूसरों को बस खुद डूबना और दूसरों को भी डूबने के लिए खींचना, तो इसको कहते हैं टांगे खींचना। आगे हमारे पास है स्लॉच। स्लॉच का मतलब है ड्रॉपिंगली एंड लेजिली, यानी बेहंगम तरीके से चलना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है विद लॉन्ग स्टेप्स, पेवर पॉसिबली, तो इसका मतलब है लॉन्ग स्टेप्स के साथ जाना, यानी लंबे लंबे कदम लेकर चलना, लंबे लंबे कदम उठाना या लंबे लंबे कदम लेकर चलना। आगे हमारे पास है स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब है टू वॉक समवेयर इन ए leisurely वे, इन ए leisurely वे, कहीं जाना, आराम से कहीं चलने के लिए, आराम से जाना, या कहीं जाना आराम से। आगे है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है इन ए प्राउड वे, शोइंग अप, जिस तरह हम कहते हैं कि भाई बड़ा उकड़ के चल रहे हो, हाँ, गुरूर से चलना, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट, उकड़ के चलना, अपने आप को शो करना कि भाई मैं बड़ा नवाब हूं। आगे है हमारे पास टॉडल। टॉडल का मतलब है छोटा बच्चा, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड विथ शॉर्ट। आगे हमारे पास है ट्रेज। ट्रॉच का मतलब है लेबोरियसली एंड वेरियली, वियर वेरियली, वेरियली, एज इफ वेयरिंग हैवी बूट्स, तो इस तरह मुश्किल से चलना कि जैसे उसने बहुत वजनी बूट पहने हो। आगे हमारे पास है वॉर्डल। वॉर्डल जिस तरह बतख चलता है ना, जो पूरा हिलता है, उसको कहते हैं लाइक डॉक्स वॉक, उसको डॉक्स वॉक कहते हैं। आगे हमारे पास है पंक्चुएशन। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग इन पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी, कि आपने पंक्चुएशंस डालने हैं कि या कहाँ पे जरूरी है, तो मैंने आपके लिए ये डाले हैं, जहां जहां जरूरत है तो आप इसको देख देख सकते हैं। इन हिज शॉप कामा ही सेल्स, वो तो डबल डॉट, और नट्स कामा बोल्ट्स, इस तरह खामा, स्क्रू खामा, पिंस खामा एंड पेपर डॉट, तो इस तरह ये मैंने आपकी इसको आप देख सकते हैं। इसमें जहां पे पंक्चुएशन की जरूरत दरकार थी मैंने लिख दी है। आखिरी जो 2 क्वेश्चन है तो इसमें भी जहां भी जरूरत थी विद द करंट, वहां पे भी खामा है,
और इसी तरह राउंड के बाद कामा है, ट्विस्टेड ओवर के बाद कामा है और इसी तरह मोमेंट के बाद कामा है एंड देन डिसअपियर्ड वो फुल स्टॉप हो गया। द बेल्स रिंग ऑन द ट्री इधर कामा है और इसी तरह फिर पंक्चुएशन हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग के बाद हमारे पास कामा है, ऑल शेप्स के बाद कामा है, इसी तरह स्टार के बाद कामा है और ये अख्ताम हुआ इसका। माजरत चाहता हूँ। आगे हमारे पास सी है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। एट द सफिक्सेस ing एंड ed टू द फॉलोइंग वर्ब्स। इन वर्ब को आपने ing और ed ऐड करना है। लॉफ लिखा गया था तो उसको लॉपिंग, ठीक है, लॉपिंग या लॉप्ड। आगे है स्टॉपिंग और स्टॉप्ड। आगे हिटिंग तो इसका हिटेड नहीं आता तो इसको हिटिंग ही होगा सिर्फ। बॉक्सिंग बॉक्स्ड, कैच कैचिंग हो गया, थिंकिंग, ठीक है, इसी तरह फिक्सिंग और फिक्स्ड। आगे रनिंग, सॉरी, रनिंग, प्लानिंग, प्लेन्ड, बॉइलिंग, बॉइल्ड, फ्लटनिंग, फ्लटिंग, फ्लटन्ड, पोस्टिंग, पोस्टेड, फ्लिफिंग, फ्लिफ्ड, शिपिंग, शिफ्ट। आगे है जॉइनिंग, जॉइंट, सिटिंग, पेइंग और आगे हमारे पास है चेटिंग, चेट, चेटड और आगे है प्लेसिंग, प्लेस्ड, ट्रैपिंग, ट्रैप्ड। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर अपना सवाल से मुझे आगाह कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप इस कॉर्ड्स पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।